हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन ए लाइफ. माई नेम इज़ जय चंदानी, नाम फ्रॉम तरिक्षास. सो फ्रेंड्स, स्लेट एग्जामिनेशन है कल और जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है, जो सेकेंड अटैम्प्ट आएगा वो 15th को आएगा. सो नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड कि सर प्लीज़ एनालिटिकल रीजनिंग पर एक वन शॉट वीडियो बना दीजिए जिसमें आप सारे टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस कवर कर सकें. सो दो येस वी आर बिट लेट, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्लेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके लिए इस वीडियो में रखे हैं, जिसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा. बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, तो आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं आपको बहुत हेल्प होगा. ओके, सो जस्ट वॉच द वीडियो टिल दी एंड. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट जो है स्लेट का, उसमें आप हेल्प ले सको इस वीडियो की. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना हम लोगों को, बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस अ लॉट. ओके, लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो. So we have that if plus means division, minus means addition, x means subtraction. So this is a board mass का rule, right? I hope आपको board mass का concept मालूम है, ठीक है? Board mass which is also known as now V board mass, okay? Vernicillum. Vernicillum क्या होता है? ऐसे जो ऊपर बाल लगता है, that is vernicillum, right? सबसे पहले हम लोग उसको solve करते हैं. So it is V board mass, right? Now हम लोग पहले क्या करेंगे, दिस इज कोडिंग डी कोडिंग विथ बोर्ड मास. तो हम लोग फटाफट से आते हैं इस पर 16 डिवाइडेड बाई 32. इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. तो हम लोग लिख देंगे 16 इंटू 32. माइनस मतलब क्या होता है? माइनस मतलब होता है एडिशन. सो विल राइट 72. एंड प्लस मतलब क्या होता है? सो वेयर इज प्लस? प्लस मतलब होता है डिवीजन. सो डिवाइडेड बाय 6. हम लोगों को क्या मालूम है? सबसे पहले डिवीजन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं. तो डिवीजन करते हैं, कितना हो जाएगा भाई? 12 आएगा. यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया. फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? दिस विल बी 16 3 48, 480 और 32, तो 512. 512 प्लस 12 कितना हो जाएगा आंसर? 524. सो द आंसर विल बी 524. बोर्ड मास का आता है क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, सिर्फ कैलकुलेशन रहता है. अगर आपको ये रूल मालूम है, यू कैन डू इट वेरी क्विकली, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? गौरी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 years. सो दिस इज बेसिकली टाइम एंड वर्क के ऊपर है. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली मालूम होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, वो क्या है कि जो टोटल वर्क होता है वो बेसिकली होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है. इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैन भी होते हैं इसमें, मैन या मशीन्स, ठीक है. मैन से मेरा मतलब है पीपल. पर एक इंसान की एफिशिएंसी और टाइम, जितना टाइम वो लगाता है, टाइम में दो चीज़ें आ जाएंगी, नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स. सो यहाँ से हम लोगों को पता पड़ता है कि टोटल वर्क जो होता है वो निकलता है एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज अ पर्सन हैज़ वर्क, नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन हैव वर्क, और कितने सेम एफिशिएंसी के आदमी थे. अगर एक होता है तो द फॉर्मूला विल बी जस्ट दिस मच, ठीक है. आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए. नेक्स्ट, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सो गौरी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 years एंड शी इज़ 2 times मोर एफिशिएंट देन सीता. हमेशा याद रखना एफिशिएंसी, ठीक है. एफिशिएंसी जो रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज टेकन, ठीक है. नंबर ऑफ डेज, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए. और एफिशिएंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल वर्क के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. सो गौरी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 years. गौरी जो है वो 3 years में कंप्लीट करती है. और शी इज़ 2 times मोर एफिशिएंट देन सीता. तो सीता की एफिशिएंसी अगर x है तो इसकी एफिशिएंसी 2x है. बेसिकली इसका मतलब ये है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश अ वर्क 2 times एज बिग इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन इट. तो वो बोल रहे कि यार अगर वो लोग ऐसे काम के लिए जाते हैं जो कि उनका ट्वाइस दी वर्क है ना, ट्वाइस दी वर्क है, तो बताओ उनको कितना टाइम लगेगा. फटाफट से आते हैं. तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:1. इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:1. मतलब इनको जो टाइम लगेगा, टाइम का जो रेशियो रहेगा, नंबर ऑफ डेज भी बोल सकते हैं, उसका रेशियो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1:2. मतलब इसको अगर 1 hour लगेगा तो इसको 2 hour लगेगा. पर एक्चुअल में इसको कितना लगता है? 3 hours. अगर इसको 3 hours लगता है तो इसको कितना लगेगा वही काम करने के लिए? 6 hours.
ठीक है। तो यहाँ से अपना निकल गया कि गौरी को अगर किसी काम को करने के लिए 3 आवर लगता है तो वही सेम काम सीता जो है 6 आवर्स में करेगी, ठीक है ना। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। कैसे अज्यूम करते हैं टोटल वर्क को, इन दोनों के एलसीएम का। कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 6 यूनिट्स। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क कितना है, 6 यूनिट्स का टोटल वर्क है। अगर 6 यूनिट्स का टोटल वर्क है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, सीता की एफिशिएंसी निकलेगी 1 यूनिट पर आवर, 1 यूनिट पर आवर, ठीक है। और गौरी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 2 यूनिट पर आवर। वैसे ही हम लोगों को ये मालूम है, ठीक है। हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने ये लेके चल रखा था। तो 1 और 2 यूनिट्स। नाउ टोटल वर्क 6 यूनिट्स था। अब वो क्या बोल रहा है, अगर दे वांट टू फिनिश अ वर्क 2 टाइम्स एज बिग इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट, तो टोटल वर्क 6 की जगह अब हम लोग क्या ले लेंगे, ट्वाइस द वर्क विच विल बी 12 यूनिट्स। अगर उनको 12 यूनिट्स का वर्क करना है, सो टोटल वर्क इज़ 12 यूनिट्स। और उनकी टोटल एफिशिएंसी क्या है, दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 2 + 1 मतलब 3 यूनिट्स पर आवर। 3 यूनिट्स पर आवर की एफिशिएंसी है, तो उनको टाइम कितना लगेगा, सो टाइम विल बी या डेज विल बी 12/3 विच विल बी 4 आवर्स। इट विल बी 4 आवर्स। तो कितना लगेगा, 4 घंटे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से कंसेप्ट की क्लियरिटी भी आ रही है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूँ वीडियो कि आप लोग कंसेप्ट भी समझ सकें, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्सन इम्पोर्ट्स कार्स एट द रेट INR 8.5 lakh per car and sells them at INR 12 lakh per car. He spends 10% of the selling price on taxes. If he sells 24 such cars, what is his profit? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। हम लोगों को मालूम है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 माइनस 8.5, कितना हो जाएगा ये 3.5 लाख पर कार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट सिर्फ ये नहीं है, दिस इज़ बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज़ बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस टैक्स, प्रॉफिट माइनस टैक्स कितना हो जाएगा भाई 3.5, और टैक्स कितना है 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस मतलब 1.2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2.3 लाख पर एनम पर कार, सॉरी ना। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो 2.3 लाख पर कार पर है, 24 कार्स बेचता है, तो 2.3 इंटू 24 48 और 72, तो 7.2 सॉरी इतना हो जाएगा 55.2 lakhs ऑन 24 कार्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये टैक्स डिडक्ट करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं। बाय सेलिंग एन आइटम एट INR 2000 यू इंकर अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। तो 2000 रुपये पे कोई आइटम बेच के लॉस कितना होता है 25%। नाउ अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी एक वीडियो देख सकते हो, उधर से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा। यू कैन जस्ट वॉच दैट एंड देन प्रोबेबली कम टू दिस। 25% का अगर लॉस इनकर हो रहा है दैट मीन्स कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है 25% का 1/4। और लॉस मतलब होता है कि कोई चीज़ कम होना, मतलब कि या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि लॉस परसेंटेज है, मतलब लॉस परसेंटेज मतलब ये लॉस है और ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। अगर मुझे निकालना है कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस जो होता है, लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, लॉस कितना है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3/4। नाउ एट व्हाट प्राइस शुड यू हैव सोल्ड इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए था 20% का। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 है ना, ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर अगर मेरे को सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करना है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/5। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो उसका रेशियो ये निकल जाएगा, मतलब ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब हमें क्या मालूम है, पहले कॉस्ट प्राइस मेरे को निकालना पड़ेगा, मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो
सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था मुझे, सेलिंग प्राइस दे रखा था 2000, पर यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 2000 रुपये है। एक्चुअल में 3 की वैल्यू 2000 है, तो 3 की वैल्यू 2000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 4/3 इंटू 2000, 4/3 इंटू 2000, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है कि अगर 5 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे को तो मालूम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है, मुझे मालूम है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस तो 4/3 है, 4/3 इंटू 2000 है, तो 5 की वैल्यू अगर ये है, 5 की वैल्यू अगर ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 5 इंटू 2000। देखो मैं जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो जो कटेगा वो मैं बाद में काट लूँगा। और अगर 1 की वैल्यू इतनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 4/3 इंटू 5 इंटू 2000, कितना हो जाएगा ये, 3 2 6, ये हो जाएगा 5 4 20 0 0, ठीक है, 4 2 8 8 4 32, कितना हो जाएगा 3200। तो 3200 रुपये पे बेचता तो कितना हो जाता, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होता है 20% का। ये मेथड अगर आपको समझना है, आप लोग मेरा एक वीडियो है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तो आपको ये मेथड समझ में आएगा। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू दिस, ठीक है। आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, आई जस्ट शो अनदर वे, आप लोग 100 रुपीज़ भी लेके चल सकते हैं, आई जस्ट शो दैट, ठीक है। सपोजिटली हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, यहाँ पर आप अज्यूम कर रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75। वाई, बिकॉज 25% का लॉस हुआ है, पर एक्चुअल में आपका लॉस जो है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 75 नहीं है, वो कितना है 2000, तो 75 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000/75, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000/75, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 2000/75, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ तो ये वापस से 4/3 हो जाएगा। अब मेरा ये कॉस्ट प्राइस आ गया, मेरा ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि अगर एट वॉट प्राइस शुड यू हैव सोल्ड इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए 20% का, कॉस्ट प्राइस कितना है इतना, तो इसमें 20% और ऐड कर देता हूँ। अगर मेरा 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, इसकी 1/5 वैल्यू मिला के इसमें ऐड कर देना, मतलब 20% इंक्रीज़ करना है मुझे। 20% इंक्रीज़ करने का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज़ 6/5, तो इसमें बेसिकली मैं अगर 6/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। फटाफट से देखते हैं, 25 4 25 3 3 2 5 4 20 0 0 4 2 8 8 2 16 4 4 16 16 2 32, ये कितना हो जाएगा 3200, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3200। तो आप लोग इस तरीके से भी जा सकते हैं, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट वी हैव दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 20%। अगर कमोडिटी की जो प्राइस है वो 20% से गिर जाती है, बाय वॉट परसेंट शुड इट बी रेज टू गेट बैक टू दी सेम लेवल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग इसमें 20% से फॉल हुआ तो 20% से इंक्रीज़ कर देते, कभी नहीं होगा ऐसा। आई जस्ट शो यू, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोई प्राइस थी, पी था 100 रुपीज़, अब वो 20% से नीचे गिर गई, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, न्यू प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज़। ना अगर मुझे अब प्राइस रेज़ करनी है तो मेरे को कितना रेज़ करना पड़ेगा, मुझे वापस से प्रीवियस लेवल पे लेकर आना है, तो मेरे को 80 पर कितना इंक्रीज़ करने का 20 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। 80 पे 20 का इंक्रीज़ मतलब 20 का इंक्रीज़ करना है 80 पे, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब कितना होता है 25%। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड विद सब प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:1, देन इट्स कॉस्ट इज Indian rupees 300 per unit. If it is created with subproducts A and B in the ratio 3:1, then its cost is Indian rupees 500 per unit. What are the costs per unit
ऑफ सब प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नाउ ये क्वेश्चन को करने के लिए आई गेस आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हो। आप लोग फटाफट ऑप्शन से जाओगे तो हो सकता है, नहीं तो इसका ये रेशियोज़ का क्वेश्चन है, तो रेशियो में कैसे लेंगे हम लोग। मान लेते कि ए का जो पर यूनिट का कॉस्ट है वो x है और b का पर यूनिट का कॉस्ट y है, ठीक है। अगर a के पर यूनिट का कॉस्ट x है और b के पर यूनिट का कॉस्ट y है, तो अगर एक यूनिट a की और एक यूनिट b की मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस दूसरी बारी में क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स a की अगर मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, और इसका कितना हो जाएगा y, तो 3x प्लस वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दिस। अब दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, अगर मैं 2 माइनस 1 करता हूँ, है ना, 2 माइनस 1 मुझे क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, 3x माइनस x कितना आ जाएगा 2x, और 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और अगर x की वैल्यू 100 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। इट इज़ ईजी, वैसे भी आप लोग ऑप्शन से देख सकते थे कि यार यही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, रवीज ग्रैंडफादर इज़ 55 ईयर्स ओल्डर टू हिम एंड रवि इज़ 25 ईयर्स यंगर टू हिज फादर। तो रवि के जो ग्रैंडफादर हैं वो 55 ओल्डर हैं, 55 ईयर्स ओल्डर हैं, और रवि इज़ 25 ईयर्स यंगर टू हिज फादर, ठीक है। तो एक तो रवि है, एक रवि के ग्रैंडफादर हैं और रवि के फादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर, फादर और रवि, ठीक है। रवि इज़ 25 ईयर्स यंगर टू हिज फादर, तो फादर से 25 ईयर्स यंगर हैं, फादर से 25 ईयर्स यंगर है, तो फादर अगर f हैं तो ये जो है ये है f माइनस 25, ठीक है। और जो ग्रैंडफादर, रवि इज़ ग्रैंडफादर इज़ 55 ईयर्स ओल्डर टू हिम, तो वो कितने हो जाएंगे, f माइनस 25 प्लस 55 कितना हो जाएगा भाई, f प्लस 30, f प्लस 30, ठीक है, f माइनस 25 प्लस 55 कितना हो जाएगा, f प्लस 30। द कंबाइंड एज ऑफ ऑल 3 ऑफ देम इज़ 95, तो इन तीनों को अगर कंबाइन करते तो कितना आता है 95, कितना हो जाएगा भाई 3f इक्वल्स टू 95, 3f प्लस 5 इक्वल्स टू 95, 3f इक्वल्स टू 90, तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30। उसके पापा कितने साल के हैं, 30 साल के हैं, ये 5 का हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 60 ईयर्स के हो जाएंगे, 60 ईयर्स के हो जाएंगे। तो रवीज़ ग्रैंडफादर इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। इट्स एन ईजी वन, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं, प्लीज़ छोड़कर मत आना, है ना। और याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में वो पर्सन ढूंढना जिसकी वैल्यू को वेरिएबल रख के आप लोग दोनों पर्सन को सेम वेरिएबल में इक्वेट कर सकते हो, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ फादर इज़ 10 ईयर्स ओल्डर टू हिज सन, एक फादर जो है वो 10 ईयर ओल्डर है टू हिज सन। इन 10 ईयर्स मतलब आने वाले 10 साल में हिज एज विल बी 1.5 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। तो फादर सन अभी क्या है, फादर इज़ 10 ईयर्स ओल्डर टू हिज सन, तो अगर सन जो है वो s है तो फादर जो है वो है s प्लस 10। आज से आने वाले 10 साल में आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा भाई, इन 10 ईयर्स हिज एज विल बी 1.5 टाइम्स, तो 10 ईयर्स मतलब s प्लस 20 जब हो जाएंगे, है ना, प्रेजेंट और 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो ये s प्लस 20 हो जाएगा, और s प्लस 20 जो है दैट इज़ 1.5 टाइम्स s प्लस 10, ठीक है, 1.5 टाइम्स इज सन्स एज। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो मेरे को फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर सन की निकलेगी मेरी, और फिर सन में 10 प्लस करूँगा तो फिर फादर की आ जाएगी। तो ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है s प्लस 20 इक्वल्स टू 1.5s प्लस 15, ठीक है। इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.5s इक्वल्स टू 5। तो सन की एज कितनी आ जाएगी भाई, सन की एज आ जाएगी 5 अपॉन 0.5, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और ये अगर 10 है तो फादर कितने के हो जाएंगे 20, फादर कितने के हो जाएंगे 20 ईयर्स के। बहुत ही जल्दी उम्र में फादर बन गए हैं, अफसोस मत करना, लॉजिक मत लगाना कि यार 20 साल की उम्र में कोई 10 साल के बेटे का पापा नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसा मत करना तुम लोग, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ द आंसर, मैथमेटिकली जो आंसर आएगा वो सही होगा। नेक्स्ट, अ मदर्स एज इज़ 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज
एंड आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76 years. तो मदर की जो एज है वो 5 times है उनकी डॉटर की एज के. तो मदर्स एज इज़ 5 times हर डॉटर. तो डॉटर अगर D है तो मदर इज़ 5D. एंड आफ्टर 5 years, ठीक है, ये प्रेजेंट है. 5 साल के बाद क्या होगा, प्लस 5 years के बाद क्या होगा, 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76 years. तो दिस विल बी 5D + 5 एंड दिस विल बी D + 5. और इन दोनों का जो एडिशन है दैट विल बी 76. क्या हो गया, 76. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर. तो D आ जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा. कितना हो जाएगा भाई, 6D + 10 = 76. D = आ जाएगा 66/6. कितना आ जाएगा, 11. तो D = कितना आ जाएगा, 11 years. कितना आ जाएगा, 11 years. That's it. Yeah. So this is it from my side. आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करे होंगे. आई होप आपने जो मेरी मेथड्स देखी वो भी हेल्प करी होंगी. हम लोग और भी वीडियोस ट्राई करेंगे लाने को, लेकिन दैट वुड बी पोस्ट योर फर्स्ट अटेम्प्ट. वी आर रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हुए हैं, बट डेफिनेटली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना सपोर्ट कर सके उतना सपोर्ट करें हम लोग. सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये जो सपोर्ट है, और जो जेसिका मैम एंड आई, वी बोथ हैव बीन, एंड अनिकेत सर एंड आदित्य सर टू, वी पीपल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल. हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं. अगर आपको हम लोगों की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना. आप लोगों के जो जूनियर्स हैं, आप लोग डेफिनेटली उनको रिकमेंड कर सकते हो हमारे वीडियो, सो दैट वी कैन हेल्प देम टू. That's it from my side. God bless you all and best of luck for SLAT examination.